नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। समुद्री सुरक्षा सहयोग 2021 पर 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? कोच्चि, कोलकाता, जयपुर या हैदराबाद? तो देखो सर, ये जो समुद्री सुरक्षा सहयोग 2021 पर वो 5वां एशिया शिखर सम्मेलन था, यानी ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ओके, तो ये आयोजित किया गया था सर कोलकाता में। देखो ये क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ओके, मतलब कि समुद्री सुरक्षा सहयोग पर जो एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कहाँ हुआ था सर? कोलकाता में। और इसको आयोजित किसने करा था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये दोनों मिलकर किए थे सर इस समिट को आयोजित। ओके, देखो कंफ्यूज नहीं करना, एक होता है सिर्फ ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट। ओके, अगर ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो वो दूसरा क्वेश्चन होगा सर। ये क्वेश्चन अगर बोले समुद्री सुरक्षा पर यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर, जो ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये हुआ था सर कोलकाता। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसको आयोजित करा था। और ईस्ट एशिया समिट की बात करें, सिर्फ ईस्ट एशिया समिट की, तो देखो सर ईस्ट एशिया समिट में टोटल 18 देश हैं, 18 कंट्रीज हैं इसमें भारत नहीं आता है सर ईस्ट एशिया समिट में। ओके, ये जो इस बार हुआ था ये हुआ था ब्रुनेई में। जो इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था सब ब्रुनेई में। बेसिकली अगर बात करोगे तो बंदर शेरी भगवन है ना इसकी कैपिटल, वहीं पे बंदर शेरी भगवान में हुआ था, ब्रुनेई में। ईस्ट एशिया समिट की बात करें तो ब्रुनेई में हुआ था। ओके, और ईस्ट एशिया समिट की बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे, तो वो हुआ था सर कोलकाता में, जिसको आयोजित करा था इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, अगला। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय एयरफोर्स चीफ विवेक राम चौधरी को स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा है। यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो, भेल, AHAL या DRDO? ओके, तो देखो सर, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो एयरफोर्स के चीफ है यानी भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है विवेक राम चौधरी, उनको हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपा गया है, जिसको बोलते हैं सर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कि ये सौंपा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये किस कंपनी ने बनाया है सर? तो ये बनाया है HAL ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये है कहां पे सर? ये है बेंगलुरु में। ओके, देखो प्रधानमंत्री इससे पहले एक जगह और गए थे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वो गए थे राष्ट्र सुरक्षा पर्व मनाने, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व मनाने, जो कहाँ मनाया गया इस बार? झांसी में। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, पूछा जा सकता है। इस बार जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व मनाया गया वो कहाँ मनाया गया सर? वो है झांसी में। अगला, गुरमीत बाबा का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस पेशे से जुड़ी थी? पत्रकार, लेखक, राजनेता या सिंगर यानी गायक? तो गुरमीत बाबा जो है उनका निधन हो गया है। ये सर गायिका थी, एक सिंगर थी, पंजाबी गाना गाती थी सर, पंजाबी बहुत ही मशहूर सिंगर थी गुरमीत गावा। इनका निधन हो गया है। तो गुरमीत गावा क्या थी? एक सिंगर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इमरान ख्वाजा, जॉन वॉकर, मनु साहनी या जोफ एलार्डिस? तो सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की बात हो रही है सर। ICC के CEO कौन बने हैं? देखो ICC में 2 इंपॉर्टेंट पद होते हैं, एक होता है सर CEO, एक होता है चेयरमैन। तो अभी इसके चेयरमैन वही हैं ग्रेग
बार्कले, ये न्यूजीलैंड के व्यक्ति है सर, ये अभी है आईसीसी के चेयरमैन। और इसके सीईओ इससे पहले मनु साहनी थे जो जुलाई 2021 में इस्तीफा दे दिए थे। अब इसके सीईओ होंगे, नए सीईओ होंगे जोफ एलार्डिस। ओके, तो जोफ एलार्डिस बने हैं आईसीसी के नए सीईओ। और ये है सर ऑस्ट्रेलिया के। ओके, अगला, किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है? यूएसए, यूके, सिंगापुर या अल सल्वाडोर? तो देखो सर, जो पहला बिटकॉइन सिटी अपनाएगा वो अपनाएगा अल सल्वाडोर। ये पहला देश है सर जिसने बिटकॉइन को करेंसी के रूप में अपनाया था। ओके, तो अल सल्वाडोर पहला बिटकॉइन सिटी भी बनाने जा रहा है, इसकी योजना बना रहे हैं ये लोग। ओके, अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है? ये है सैन सल्वाडोर। ये पहला बिटकॉइन बना रहा है, बिटकॉइन सिटी। बिटकॉइन क्या है सर? एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, का डिजिटल करेंसी आप बोल सकते हो। अगला, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? स्पेन, अर्जेंटीना, चिली या वेनेजुएला? देखो सर, ऑर्केस्ट्रा मतलब वो हो गया जहां कई सारे गीत गायक जो हैं, कई सारे जो संगीतकार हैं, एक साथ गाना गाएंगे और एक साथ म्यूजिक बनाएंगे। कोई ड्रम बजा रहा होगा, कोई म्यूजिक की धुन बना रहा होगा, कोई गाना गाएंगे, तो वो उसको बोलते हैं सर वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑर्केस्ट्रा। ओके, वो डांस होता है, उसको ऑर्केस्ट्रा नहीं है सर। ऑर्केस्ट्रा मतलब कई सारे लोग एक साथ गाना गाएंगे, अपना म्यूजिक बनाएंगे, म्यूजिक बजाएंगे, तो उसको बोलते हैं सर ऑर्केस्ट्रा। तो इससे पहले जो था वो सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा का जो गिनीज रिकॉर्ड था वो था रसिया के नाम। वहां 8,097 लोग एक साथ एक स्टेज पे गाना गाए थे और संगीत बजाए थे सर। सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था ये जो प्रोग्राम हुआ था। अभी ये रिकॉर्ड हो गया है सर वेनेजुएला के नाम पे। यहाँ पे 8,573 संगीतकार गायक एक साथ गाना गाए, म्यूजिक बजाए हैं सर लगातार 5 मिनट तक। तो इसलिए यह सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा का रिकॉर्ड बना है वेनेजुएला में। अगर हम बात करें सर वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस और वेनेजुएला की कैपिटल करेंसी है बोलीवार। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसे टाटा लिटरेचर लाइव 2021 के लिए कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आदिल जुसावाला, जीत थाइलो, मीना कंडासामी या रोशन शर्मा? तो देखो सर, टाटा लिटरेचर लाइव 2021 का जो कवि पुरस्कार है ये दिया गया है आदिल जुसावाला को। ओके, आदिल जुसावाला को। देखो, टाटा लिटरेचर लाइव 2021 जो पुरस्कार है, इसके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं सर। जैसे इसमें दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिक्शन बुक, नॉन फिक्शन बुक, तो उस पे हम आते हैं अब। तो टाटा लिटरेचर लाइव अगर कवि पुरस्कार की बात करें तो वो मिला है आदिल जुसावाला को। ओके, और टाटा लिटरेचर लाइव में जो और पुरस्कार मिला है उसके बारे में देखते हैं सर। जो लाइव अचीवमेंट पुरस्कार है ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, ये पूछा जाता है। लाइव अचीवमेंट पुरस्कार ये दिया गया है अनीता देसाई को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सर। अनीता देसाई मिला है लाइव अचीवमेंट पुरस्कार टाटा लिटरेचर का। तो वो किसे मिला है सर? अनीता देसाई को। देखो, अब एक आती है बुक, फिक्शन बुक, ठीक है, बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो फिक्शन, और एक आता है नॉन फिक्शन। फिक्शन यानी कि वो घटनाएं होती है जो काल्पनिक होती हैं, जो कल्पना के आधार पर जिसके बारे में लिखा जाता है वो होती है फिक्शन। और एक होती है जो सत्य घटना पे लिखी जाती है, उसको बोलते हैं सर नॉन फिक्शन। तो बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फिक्शन जो है वो मिला है अशोका जो सम्राट अशोक थे हमारे यहाँ मौर्य वंश के, उनके बारे में लिखी है सर अशोका। ये लिखा है इरविन और एलन सिली ने। ठीक है, कौन लिखा है इसको? इरविन और एलन सिली ने। और इस बुक का जो पब्लिकेशन हुआ वो किसने किया है? पेंगुइन रैंडम हाउस। ओके, किसने करा है सर? पेंगुइन रैंडम हाउस। अभी फिक्शन देखा, अभी नॉन फिक्शन देख लो सर। देखो, नॉन फिक्शन बुक ऑफ द ईयर अवार्ड नॉन फिक्शन की बात हो रही है। तो नॉन फिक्शन पुस्तक कौन सी है? ये है सर बोर्न अ मुस्लिम, सम ट्रुथ अबाउट इस्लाम इन इंडिया। ठीक है, ये पुस्तक लिखा किसने है? ये लिखा है सर गजला वहाब ने। ठीक है, नॉन फिक्शन की बात करें, टाटा लिटरेचर लाइव बुक ऑफ द ईयर अवार्ड में नॉन फिक्शन जो पुरस्कार मिला है वो मिला है बोर्न अ मुस्लिम, सम ट्रुथ अबाउट इस्लाम इन इंडिया। बस इतना ध्यान रखो, बोर्न अ मुस्लिम को मिला है। पुस्तक लिखा किसने है? गजाला वहाब ने। और अलेफ इसका क्या है? पब्लिकेशन। ओके, तो नॉन फिक्शन की बात करें तो नॉन फिक्शन कौन सी हो गई? जो बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है नॉन फिक्शन वो मिला है बोर्न अ मुस्लिम को। और फिक्शन में किसको मिला है? तो फिक्शन में मिला है सर अशोका।
ओके। अब देखो, टाटा लिटरेचर प्रथम पुरस्कार फिक्शन सोनागाछी में एक मौतुल रिजुला को मिला है। तो ये सारी चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही 3-4 पूछा जाता है सर। अनिता देसाई पहले सबसे इंपॉर्टेंट लाइव अचीवमेंट अवार्ड, और बाकी फिक्शन की बात करेगा फिक्शन बुक, ठीक है, नॉन फिक्शन बुक, यही 2-3 चीजें पूछा जाता है। बाकी देख लो, जो प्रथम पुरस्कार है नॉन फिक्शन, तो इसके लिए नुकसान के परिदृश्य एक भारतीय सुखी की कहानी, कविता अय्यर इसकी लेखिका है, और हापर कॉलिंस ने इसको पब्लिश किया है। ओके। बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पंडोनियम को, तमाल बंटोपाध्याय ने इसको लिखा है, और रोली बुक्स ने क्या करा है सर, इसको प्रकाशित किया है। ओके। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज शुरू करने की घोषणा की है? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या इंडसइंड बैंक? तो देखो सर, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज है, ट्रेड इमर्ज, ये शुरू करेगा आईसीआईसीआई बैंक। इसमें क्या होगा, जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर होंगे, यानी जो आयातक और निर्यातक होंगे, उनको कई सारे डिजिटली सेवाएं मिलेंगी, जो डिजिटल सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। तो वो करा है सर आईसीआईसीआई बैंक ने। नाम क्या रखा है इसका सर? ट्रेड इमर्ज। अगला, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कनेक्ट 2021 आयोजित किया जाता है? एसोचेम, नीति आयोग, फिक्की या सीआईआई द्वारा? तो किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है सर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर कनेक्ट 2021? तो ये आयोजित करा था सर सीआईआई ने, ठीक है। सीआईआई यानी कि क्या होता है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसने आयोजित करा था सर कनेक्ट 2021 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर। ओके। इस बार का इसके वो कौन, प्रेसिडेंट कौन है सीआईआई के? तो अभी सीआईआई के प्रेसिडेंट है सर टीवी नरेंद्रन। ओके। ये हुआ कहाँ था सर, कनेक्ट 2021? तो ये कनेक्ट 2021 हुआ था सर चेन्नई में। ओके। इस बार की थीम क्या थी इसकी? इस बार थीम था सर इसका बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ओके। तो ये थी सर इस बार की इसकी थीम। अगला, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर, 30 नवंबर, 21 नवंबर या 8 नवंबर? तो देखो सर, ये जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये मनाया गया 2 दिसंबर को, ठीक है। इस बार की विषय वस्तु क्या थी? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की विषय वस्तु क्या थी? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की विषय वस्तु थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल लाइफ, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस का सर विषय वस्तु, लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ओके। और क्या मनाया गया था सर 2 दिसंबर को? तो अगर हम देखेंगे तो 2 दिसंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस ये भी मनाया जाता है सर कब? 2 दिसंबर का। ओके। ये कब से शुरू हुआ था? 1949 में जो मानव तस्करी थी और वेश्यावृत्ति थी उसको कम करने के लिए इसको शुरू करा गया था सर 1949 में। इसके तहत क्या होता है ना, उस समय में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी, यानी कि जो मानव तस्करी थी, जो यौन शोषण था, जो जबरन विवाह होना था, बाल विवाह, ये सारी चीजें, इसको रोकने के लिए हुआ था सर अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाना शुरू हुआ था 2 दिसंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। और मनाया जाता है सर एक दिन
ये अंतर्राष्ट्रीय हो गए, ये भी विश्व कंप्यूटर दिवस हो गया। एक भारत में मनाया जाता है सर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जिसको बोलते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये भी मनाया जाता है सर 2 दिसंबर को। देखो सर, ये जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है जो 2 दिसंबर को हम मनाते हैं, ये बेसिकली मनाया जाता है, आपने नाम सुना होगा सर, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। तो जो भोपाल गैस त्रासदी में अपने जान गंवाने वाले लोग थे, उनकी याद में हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ठीक है। देखो इस दिन क्या हुआ था ना, 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात में अचानक एक औद्योगिक यानी फैक्ट्री से जो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस होती है वो लीक हो जाती है और हजारों लोगों की मौत हो जाती है। चलते चलते लोग गिर गए और कहानी खत्म हो गई। मेथिल आइसोसाइनाइड लीक हुई थी सर, पूछा जाता है कौन सी गैस लीक हुई थी, तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं सर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है ना कि जो औद्योगिक आपदाएं हैं उनके जो प्रबंधन है उसके नियंत्रण में कमी की जाए, उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए। तो उसके लिए हम मनाते हैं सर 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ओके, अगला, हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? IAS मनोज कुमार, IAS संजीव कौशल, IAS संतोष यादव या IAS विकास मीणा। तो देखो सर, हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव अब होंगे IAS संजीव कौशल। ओके, ये क्या हुआ है सर, इससे पहले जो इसके यहाँ हरियाणा के मुख्य सचिव थे जिनका नाम था सर विजयवर्धन, ये इनका कार्यकाल समाप्त हो गया सर, ये रिटायर हो गए हैं। तो इनकी जगह पे संजीव कौशल को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये हरियाणा सरकार के 35वें मुख्य सचिव, और जो वहां पे अभी मनोहर लाल खट्टर है जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके 5वें मुख्य सचिव होंगे। 5वें मुख्य सचिव ये होंगे। ओके, देखो सर, इनके सचिव रहने के साथ साथ ही ना ये इनके पास है मुख्यमंत्री प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम, यानी प्रशासनिक सुधार जो विभाग है उसके भी हेड होंगे, और साथ ही योजना समन्वयन जो विभाग है उसके भी हेड होंगे, और सामान्य प्रशासन विभाग है उसके भी हेड होंगे, संसदीय कार्य मंत्रालय उसके भी हेड होंगे। ये सब होते हैं सर एक मुख्य सचिव जो कि चुने गए हैं IAS संजीव कौशल। अगर IAS संजीव कौशल की हम बात करें सर, तो ये इससे पहले प्रधानमंत्री के भी मुख्य सचिव रह चुके हैं। ओके, अगला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे या अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे। तो देखो सर, ये जो NHAI ने जो एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है सर, वो रखा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का। जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चल के बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा। ओके, सिर्फ बिहार में अगर हम देखें तो ये 450 किलोमीटर का इसका प्रस्ताव है सर, जो कि 4 लेन या 6 लेन, 4 लेन पहले होगा फिर उसको एक्सपेंडेबल 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वो है सर गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ओके, बिहार में जो इंटर करेगा तो गोपालगंज जिले से इंटर करेगा, ठीक है, और पूर्णिया से पार करके घुस जाएगा, चला जाएगा पश्चिम बंगाल में। ओके, तो ये कौन सा है सर? गोरखपुर से सिलीगुड़ी, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों को ये कनेक्ट करेगा सर। जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे है इसका सर निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।